राजों की दुनिया, जासूसी की कहानियां सिर्फ कहानी घर 2021 पर। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदेद कहानी घर 2021 में। आज की किस्त में एक ऐसा राज बेनकाब होने वाला है जो हर अंदाजे को गलत साबित कर देगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज दास्तान। कोठरी के अंदर 5 आदमी थे। 4 को धमाके से उड़ना था। अगर जैक यानी तकरीबकार पार्टी का लीडर बाहर ना भी निकलता तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 आदमियों के धमाके में उसका भी उड़ जाना यकीनी था, क्योंकि इस धमाका खेज मवाद की तबाही की शिद्दत का मुझे तजर्बा हो चुका था। सिर्फ जैक ने चाय नहीं पी थी, मुझे ये भी ख्याल था कि कोठरी से मेरे निकल आने के बाद हो सकता है उसने चाय की प्याली में से एक आध घूंट भर लिया हो। किसी आदमी को धमाके से उड़ाने के लिए इस चाय का एक घूंट ही काफ़ी था, लेकिन मैं अंधेरे में दरख्त की ओट में हाथ लगाकर तैयार बैठा था कि अगर जैक 10 मिनट के अंदर अंदर हलाक न हुआ तो मैं उसे स्टेन गन के एक ही ब्रेस्ट से भून डालूंगा। मेरे पास घड़ी नहीं थी, मुझे वक्त का अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि 10 मिनट गुजर चुके हैं या नहीं। इतने में कोठरी में से एक आदमी बाहर निकल आया। कोठरी के आगे सहन में जर्द चांद की फीकी सी चांदनी फैली हुई थी। मैंने उसे पहचान लिया, ये नंदन लाल था। उसने मेरे सामने चाय पी थी। उसका जिस्म धमाके से फटने के करीब था। साथ ही हमारा पार्टी लीडर जैक भी आ गया। जैक के हाथ में स्टेन गन थी। दोनों इधर उधर देखने लगे। नंदन लाल ने मुझे आवाज़ दी, मुरली प्रसाद। मैं दरख्त के पीछे दुबक कर बैठा रहा। 3 हिंदू तकरीबकार कोठरी के अंदर ही थे। नंद लाल ने एक बार फिर मुझे आवाज़ दी, मुरली कहाँ हो तुम? फिर उसने जैक से कहा, मुझे मामला गड़बड़ लगता है जैक। गुल खान ने मुझे बताया था कि इस बार उसने धमाका खेज महलोल का वक्त थोड़ा बढ़ाकर 5 मिनट से 10 मिनट कर दिया है। यानी पहले ये मवाद 5 मिनट में फट जाता था, मगर अब उसे फटने में 10 मिनट लगते थे। मुझे पसीना आ गया। कुछ नहीं हो रहा था। या खुदा, कहीं गुल खान का तजर्बा फेल तो नहीं हो गया। इस दौरान एक और तकरीबकार कोठरी से बाहर आ गया। उसने बाहर आते ही पूछा, क्या हो गया है लाला? अभी ये फिक्रा उसके मुंह में ही था कि एक धमाका हुआ, फिर दूसरा धमाका हुआ और मेरी आंखों के सामने ननद लाल और अंदर से जो तकरीबकार बाहर आया था, दोनों के जिस्म फटकर आग के शोलों के साथ रेजा रेजा होकर बिखर गए। जैक उछलकर एक तरफ गिरा। वो गिरते ही उठा और घबराहट में वो सीधा उन दरख्तों की तरफ दौड़ पड़ा जहां मैं घात लगाए बैठा था। मैं उठ खड़ा हुआ। जैक मेरी जिद में था। ट्रैगर पर मेरी उंगली का दबाव पड़ा और स्टेन गन से पूरा ब्रेस्ट निकलकर जैक के जिस्म को छीलने कर गया। वो मुंह के बल आगे को गिर पड़ा। उसके साथ ही कोठरी के अंदर 2 धमाके एक ही वक्त में हुए और कोठरी की छत और दरवाजा उड़ गए। अंदर से शोलों का बादल उठकर आसमान की तरफ ऐसे बुलंद हुआ जैसे अंदर कोई छोटा एटम बम फट गया हो। उसके फौरन बाद वहां खामोशी छा गई। कोठरी के दरवाजे के टुकड़े इधर उधर बिखर कर चल रहे थे। मैं इंडियन बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं था, बल्कि बॉर्डर के ऊपर ही बैठा था। भारतीय बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स के सिपाहियों ने इस धमाके की आवाज़ अगर सुन ली थी तो वो ज़रूर उस तरफ आ रहे होंगे, इसलिए मेरा वहाँ ठहरना मुझे एक नई मुसीबत में फंसा सकता था। मैंने सिर्फ इतना किया कि जैक की लाश को देखकर तसल्ली की कि वो जिंदा तो नहीं है। वो मर चुका था। स्टेन गन की 11-12 गोलियां उसके जिस्म को उधेड़कर दूसरी तरफ से निकल गई थीं। उसकी लाश खून में लथपथ ऊंधी पड़ी थी। मैंने स्टेन गन कंधे से लटकाई और धुंधली चांदनी वाली रात में वापस जम्मू शहर की तरफ तेज तेज चलने लगा। मेरी स्टेन गन में अभी बहुत गोलियां बाकी थीं। आधे से ज्यादा उसका मैगजीन भरा हुआ था। मैं उसी रास्ते पर चला जा रहा था जिस रास्ते पर पार्टी लीडर जैक हमें लेकर आया था। धमाका खेज मवाद का बचा हुआ महलोल मेरी जेब में शीशी में महफूज पड़ा था। मैं उसकी कारकर्दगी पर बेहद खुश था। ये कमाल की चीज़ हमारे मास्टर सिपाही और एक्सप्लोजिव के माहिर गुल खान ने बनाई थी। मैं पहले तेज तेज चल रहा था। चांद थोड़ा ऊपर आकर एक तरफ टीले के पीछे हो गया। माहौल पर अंधेरा छा गया। उस ख्याल से कि यह बॉर्डर का इलाका है, मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, मैंने जॉगिंग के अंदाज में दौड़ना शुरू कर दिया। जब मैं जय वारदात से काफ़ी दूर निकल गया तो एक जगह बैठकर थोड़ा सांस लिया और दोबारा चल पड़ा। अब मैं नॉर्मल रफ्तार से जा रहा था। मैं ठीक उन रास्तों से होकर गुजर रहा था जिन रास्तों से जैक हमें लेकर आया था। आसमान पर तारे चमक रहे थे। फिर आसमान पर मशरिक की जानिब नीली रोशनी का गुबार सा फैलने लगा। ये सुबह काज़िब की रोशनी थी। सुबह काज़िब की रोशनी इस रोशनी को कहते हैं जो सुबह होने से बहुत पहले मशरिकी उफ़ पर नमूदार होती है। इसको काज़िब
اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہوتی ہے، یعنی لگتا ہے صبح ہو گئی ہے مگر ابھی صبح نہیں ہوئی ہوتی۔ عربوں نے صبح کی روشنیوں کے مختلف مدارج کے الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں۔ میں اس گاؤں کے قریب سے بھی گزر گیا جہاں سے جیک ہمارے لیے لسی اور جوار کی روٹیاں لایا تھا۔ میں اس گاؤں سے آگے پہنچا تو صبح کاذب کے بعد صبح صادق کی نورانی اور روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ میں نے ایک پہاڑی نالے کے منہ ہاتھ دھویا، تھوڑا پانی پیا اور اس کچی پگ ڈنڈی پر آ گیا جو اونچے اونچے جوار کی فصل کے کھیتوں میں چلی جاتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی جموں کافی دور ہے اور اگر میں پیدل چلتا رہا تو مجھے مزید ایک دن ان پہاڑیوں اور میدانوں میں سے چلنا پڑے گا جس طرح کے ہم آتی دفعہ چل کر آئے تھے۔ میرے پاس اس سفر کو مختصر کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ دن کے وقت کسی جگہ چھپ کر سو جاؤں گا، 3-4 گھنٹے سو کر پھر آگے چلوں گا۔ جب سورج نکل آیا اور چاروں طرف روشنی ہو گئی تو میں نے کھڑے ہو کر جائزہ لیا کہ میں کہیں اصل راستے سے بھٹک تو نہیں گیا۔ کچھ درختوں اور 2-1 چھوٹے ٹیلوں کو میں نے پہچان لیا، میں ٹھیک سے مت جا رہا تھا۔ میری جیب میں انڈین کرنسی میں کچھ پیسے ضرور تھے مگر ہمیں غیر آباد راستوں سے بارڈر تک لایا گیا تھا۔ یہ ایسے راستے تھے جہاں لاریاں تانگے وغیرہ نہیں چلتے تھے، ورنہ میں کسی لاری یا یکے میں سوار ہو کر جموں جلدی پہنچ سکتا تھا۔ چلتے چلتے میری بائیں طرف آموں کا ایک گنا باغ آ گیا۔ یہ باغ ویران پڑا تھا چونکہ آموں کی فصل کا موسم نہیں تھا، اس لیے باغ میں کسی رکھوالے وغیرہ کا کوئی جھونپڑا نہیں تھا۔ ایک جگہ زمین تھوڑی صاف تھی، میں وہیں لیٹ گیا۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میں خطرے کے مقام سے بہت دور نکل آیا ہوں، اب بارڈر سیکورٹی فورس کے آدمی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ مجھے بڑی جلدی نیند آ گئی۔ سو کر اٹھا تو سورج درختوں کے اوپر آ گیا ہوا تھا۔ میں نے آم کے باغ سے باہر آ کر دیکھا، دور سے مجھے وہ پہاڑ نظر آئے جن کی دوسری طرف جموں شہر تھا۔ ان پہاڑوں کو میں ایک دن پہلے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ کر ان کی نشانی دل میں لگا چکا تھا۔ میرے سامنے ویران میدان پھیلا ہوا تھا، میں پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ چھوٹا سا کنواں آیا۔ یہ کنواں شاید اسی لیے بنایا گیا تھا کہ آتے جاتے مسافر جہاں اپنی پیاس بجھا سکیں۔ کنویں کے اوپر چرخی کے ساتھ ٹین کا ڈونکا لٹک رہا تھا۔ میں نے کنویں میں جا کر دیکھا، نیم پہاڑی علاقے کے کنویں بھی کافی گہرے ہوتے ہیں اور پانی کافی گہرائی میں جا کر نکلتا ہے۔ میں نے ڈونگا کنویں میں ڈال کر پانی نکالا۔ پانی صاف اور میٹھا تھا۔ مجھے بھوک ضرور محسوس ہو رہی تھی مگر پیاس کی شدت زیادہ تھی۔ میں نے پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا، تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر آگے کو چل پڑا۔ دوپہر کے بعد قریباً تیسرے پہر کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک جگہ امرودوں کا باغ دیکھا، یہ جنگلی امرودوں کا باغ تھا۔ درختوں پر کچے پکے امرود لگے تھے۔ میں نے 4-5 پکے ہوئے امرود توڑ کر کھا لیے۔ شام ہو رہی تھی کہ مجھے دور جموں شہر کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جس وقت میں جموں شہر کے مضافات میں سے گزر رہا تھا تو رات ہو گئی تھی۔ دریا کی دونوں جانب شہر کی روشنیاں اونچی نیچی ڈھلانوں پر جھلملا رہی تھیں۔ یہاں میں نے ایک تانگا لیا اور اسی ہوٹل میں آ گیا جہاں ہم سب نے ایک رات اور ایک دن گزارا تھا۔ ہوٹل والا میری صورت سے آشنا تھا۔ میں نے وہی کمرہ لے لیا جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ کمرے میں آ کر میں نے جوتے اتار کر پھینکے، پاؤں دھوئے اور بستر پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ دروازے کو میں نے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ ایسا سویا کہ دوسرے دن صبح کے وقت آنکھ کھلی۔ اٹھ کر غسل کیا، ناشتہ کیا۔ معلوم ہوا کہ دلی جانے والی جموں توی ایکسپریس نکل چکی ہے۔ اب دوپہر کو ایک پیسنجر ٹرین جالندھر جائے گی۔ میں دوپہر تک ہوٹل ہی میں رہا۔ دوپہر سے ذرا پہلے ہوٹل سے نکلا اور سیدھا جموں کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ میں کوئی گولہ بارود کا ذخیرہ اڑا کر نہیں آیا تھا کہ جس کا لرزہ خیز دھماکہ ہوا ہو اور آس پاس کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہو۔ بڑے آرام سے 5 پاکستان دشمن بھارتی تخریب کاروں کو جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے محدود قسم کے 4 دھماکے ہوئے تھے۔ 4 تخریب کاروں کے جسم ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے اور ایک تخریب کار کو سٹین گن کا برسٹ مار کر موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اگرچہ بارڈر کے قریب کا علاقہ تھا مگر دھماکوں کی آواز زیادہ دور تک نہیں گئی تھی، اس لیے میں قدرے مطمئن تھا کہ پولیس یا خفیہ پولیس کا کوئی آدمی میری تلاش میں نہیں ہوگا۔ میں ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین جالندھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ایک مرمت ہو رہا تھا، یہ صبح ہی ایک طرف سے کھولا گیا۔ وہاں گاڑی نے 2 گھنٹے لگا دیے۔ جالندھر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ یہاں سے رات کو دلی جانے والی گاڑی ملی۔ دلی پہنچا تو صبح کاذب کا وقت ہو رہا تھا۔ اسٹیشن پر اترتے ہی سیدھا بستی نظام الدین اولیاء کی طرف روانہ ہو گیا۔ موٹر رکشے نے جلدی پہنچا دیا۔ مغل شہزادے کی خانقاہ کے قریب سے ہوتا ہوا گل خان کے پرانے مکان میں آ کر خفیہ جگہ سے چابی نکالی، دروازہ کھول کر اندر گیا، دروازے کو کنڈی لگائی اور جوتے اتار کر بستر پر لیٹ گیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر کے اوپر سے 1 من کا بھاری وزن اتار دیا ہو۔ میرا کمانڈو مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا تھا۔ 5 تخریب کاروں کو لاہور میں متعین بھارتی تخریب کار سمیت میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ اب سب سے مشکل مرحلہ آگے آ رہا تھا۔
वो मरला ये था कि मैं अगर दिल्ली के किले वाले तकरीब कार ट्रेनिंग सेंटर में गया तो सेंटर के चीफ को क्या बताऊंगा कि मेरे साथियों का क्या अंजाम हुआ। अगर वो मारे गए तो कैसे मारे गए, किसने उन्हें मारा, और अगर वो मारे गए तो मैं कैसे जिंदा बच गया। ज़रूरी अमर था कि उन्हें मुझ पर शक पड़ता कि कहीं पाकिस्तान का जासूस तो नहीं हूँ। इस सिलसिले में प्रोफेसर और गुल खान से मशवरा बहुत ज़रूरी था। जब जरा दिन चढ़ा तो मैंने बस्ती निजामुद्दीन के गेट के करीब जो टेलीफोन बूथ था वहां से गुल खान को फ़ोन किया और उसे कोड अल्फाज में बताया कि मैं आ गया हूं। गुल खान ने कहा कि वो पहुंच रहा है। 1 घंटे बाद गुल खान और प्रोफेसर जमशेद दोनों मेरे पास पहुंच गए। मैंने उन्हें सारी रुदाद सुनाई तो वो सोच में पड़ गए। प्रोफेसर ऐनक के शीशे साफ कर रहा था। कहने लगा, तुमने सब कुछ जल्दी में किया है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें उनके साथ पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। अगर पाकिस्तान जाकर तुम उन्हें हलाक करते तो बात समझ में आ सकती थी। अब मामला मशकूक हो गया है। गुल खान ने भी प्रोफेसर की तायीद की। मैंने कहा, अगर मैं उनके साथ पाकिस्तान चला जाता तो उन्हें हलाक करने के बाद मुझे वापस आने में मुश्किल पेश आ सकती थी। पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। प्रोफेसर जमशेद ने गुल खान को मुखातिब करके कहा, गुल खान, अब जो होना था वो हो गया है। तुम ये बताओ कि उसका वापस उन लोगों के पास जाना मुनासिब रहेगा जिन्होंने उसे पार्टी के साथ तकरीब कारी के वास्ते पाकिस्तान भेजा था। गुल खान थोड़ी देर गौर करता रहा, फिर कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि उसे उनके पास नहीं जाना चाहिए। चाहे कैसी ही कहानी घड़कर उन्हें क्यों न सुनाए, इन लोगों को शक पड़ना जरूरी है। ये बात किसी की भी समझ में नहीं आएगी कि सारी पार्टी ख़त्म हो जाए और हमारा कमांडो दोस्त जिंदा वापस आ जाए और वो भी भारतीय सरजमीन पर यह वाक़या पेश आए। मैंने कहा, मैं ये कह सकता हूँ कि हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे कि पाकिस्तानी रेंजर से मुठभेड़ हो गई। हमने भी फायरिंग की, हमारा असला ख़त्म हो गया, मेरे साथी मारे गए उस फायरिंग में और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर निकल आया। प्रोफेसर ने कहा, मेरा ख्याल है लक्ष्मी दयाल बड़ा काया आदमी है। वो तुम्हारी कहानी पर कभी यकीन नहीं करेगा। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अब तकरीबकारों के ट्रेनिंग सेंटर को भूल जाओ। मैंने उस पर इतराज करते हुए कहा, लेकिन प्रोफेसर, बुराई की जड़ तो अपनी जगह पर कायम है। मैंने आज उनके 5 तकरीबकार हलाक किए हैं तो कल वहां से 5 मजीद तकरीबकार तैयार होकर पाकिस्तान स्मगल कर दिए जाएंगे। मैं तो बुराई की जड़ को काटना चाहता हूं। मैं उस ट्रेनिंग सेंटर को उसके चीफ लक्ष्मी दयाल और इंस्ट्रक्टर कालिदास समेत बम से उड़ा देना चाहता हूं। न रहे बांस न बजे बांसुरी। गुल खान बोला, मेरा ख्याल है तुम एक बार तकरीबकारों के ट्रेनिंग सेंटर जरूर जाओ। नहीं जाओगे तो लक्ष्मी दयाल और रहीम बख्श के आगे मेरी पोजीशन खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि कांग्रेसी मुसलमान रहीम बख्श ने तुम्हें मेरी सिफारिश पर वहां भर्ती कराया था। एक बार तुम जाकर वहां जो ड्रामा करना है जरूर करो। इस तरह मेरी पोजीशन थोड़ी महफूज हो जाएगी। अगर लक्ष्मी दयाल और कालिदास ने वाकई तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लिया तो उसके बाद तुम बेशक ट्रेनिंग सेंटर को बम से उड़ाकर रोपोश हो जाना। यही तो मैं भी चाहता हूं। मैंने गुल खान की तायीद करते हुए कहा। गुल खान ने इस सिलसिले में प्रोफेसर जमशेद से मशवरा मांगा तो वो आंखों पर ऐनक जमाते हुए कहने लगा, ठीक है, ये ड्रामा करना मेरे ख्याल में ज़रूरी हो गया है। गुल खान ने मुझे कहा, तो फिर तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। तुम अभी वहाँ चले जाओ। दोपहर के बाद लक्ष्मी दयाल तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर में शायद ना मिले, मगर अपना हुलिया ज़रा ख़राब करके जाना। ये तुम्हारी जहानत का इम्तिहान है। अगर तुमने अच्छी तरह से अदाकारी की तो मेरा ख्याल है तुम इन लोगों को यकीन दिलाने में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। हम रात को यहाँ आएंगे, तुम भी अंधेरा होने के बाद यहाँ आकर रिपोर्ट करना। अब हम जाते हैं, तुम हमारे जाने की थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाना। तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर के रास्ते का पता है ना? बिल्कुल पता है, मैंने जवाब दिया। उसके बाद गुल खान और प्रोफेसर जमशेद चले गए। मैंने सबसे पहले तो धमाका खेज महलोल वाली शीशी जेब से निकालकर अपने पलंग के नीचे छुपाई। फिर आईने में अपनी शक्ल देखी। लंबे सफ़र की वजह से मेरे चेहरे पर थकान के आसार मौजूद थे। मैंने बालों को थोड़ा और परेशान किया, कपड़े वही रहने दिए, मकान को ताला लगाया, चौक से मोटर रक्षा और तकरीबकारी के ट्रेनिंग सेंटर की तरफ चल पड़ा। काफ़ी फासला था। पौन घंटे बाद मैं पुराने किले के खंडर वाले ट्रेनिंग सेंटर के बाहर पहुंचा। बाहर वही राष्ट्रीय सेविक संघ बोर्ड लगा था। मैं सीधा लक्ष्मी दयाल के कमरे में चला गया। वो मुझे हैरान होकर देखने लगा। मुरली प्रसाद, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? जैक कहाँ है?
آپ کو معلوم ہی ہوگا جیک اس ہندو کا دوسرا نام تھا جس کی رہنمائی میں ہم نند لال کے پاس بارڈر پر پہنچنا تھا۔ جیک کو واپس آ جانا تھا اور مجھے دوسرے تقریب کاروں کے ساتھ پاکستان کا بارڈر کراس کر کے لاہور جانا تھا۔ میں نے لکشمی دیال کے کمرے میں انٹر ہوتے ہی اداکاری شروع کر دی تھی، سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے بڑے مایوسی کے انداز میں اسے ساری کہانی بیان کر دی کہ کس طرح جب ہم لوگوں نے پاکستان کا بارڈر کراس کر رہے تھے تو اچانک ایک طرف سے پاکستانی رینجرز کی جیپ اور اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ نند لال اور جیک کے پاس ایک ایک سٹین گن تھی، انہوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی، مگر ہمارا اسلحہ ختم ہو گیا۔ ہم انڈیا کے بارڈر کی طرف بھاگے مگر پاکستانی رینجرز نے ہمارا پیچھا کیا، وہ ہم پر برابر گنیں فائر کر رہے تھے۔ میرے دیکھتے دیکھتے نند لال، جیک اور باقی ساتھیوں کو گولیاں لگیں اور وہ گر کر لٹر پٹر ہوتے رہے۔ پاکستانی رینجرز میری طرف فائرنگ کرتے دوڑے، میں نے ایک کھائی میں چھلانگ لگائی اور اندھادھند بھاگنے لگا۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے جان بچانے میں کامیاب ہوا، ورنہ میرا بچنا ناممکن تھا۔ کھائی سے نکل کر جموں کی طرف منہ کر کے دوڑتا چلا گیا۔ انڈیا کے بارڈر میں داخل ہو کر جان میں جان آئی، میں نے گہری آہ بھر کر کہا، مجھے اپنے ساتھیوں کی موت کا بڑا دکھ ہے، کاش میں بھی ان کے ساتھ امر ہو جاتا۔ اور یقین کریں میں تھوڑی سی کوشش کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران وہاں انسپکٹر کالی داس بھی آ گیا تھا، دونوں میری من گھڑت کہانی بڑے غور سے سن رہے تھے۔ میں ساتھ ساتھ ان کے چہروں کا بھی جائزہ لیتا جاتا تھا، ان کے چہروں پر کسی قسم کا تاثر نہیں تھا، بالکل سب پاٹ چہرے ہو گئے تھے۔ کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ انہیں میری کہانی پر پورا یقین ہو گیا ہے، کسی وقت لگتا کہ وہ میری کہانی کو محض ایک ڈرامہ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ہاتھ باندھ کر اداکاری کرتے ہوئے کہا، سر میں آپ کا دوشی ہوں، میرا قصور یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں مرا۔ میرے پیارے ساتھی سورگباش ہو گئے اور میں زندہ وہاں سے بھاگ آیا، مگر میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، میں پاکستانی رینجرز کی فائرنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ کے سامنے پیش ہو گیا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، مجھے جو چاہیں سزا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے شوٹ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک شوٹ کر دیں، میں اپنے پیارے ساتھیوں کی موت کے بعد خود بھی زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ اور میں بات ختم کرنے کے بعد ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس وقت مجھے اپنی پیاری بہن یاد آ گئی تھی جس کو 1947 عیسوی میں ایک سکھ نے تلوار مار کر شہید کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے صرف اپنی بہن کو یاد کر کے آنسو جاری تھے۔ لکشمی دیال کرسی چھوڑ کر میرے قریب آ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور میرے کانتے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، مرلی پرساد، جو ہونا تھا ہو گیا، اب رونے سے تو وہ لوگ واپس نہیں آ جائیں گے، اس قسم کے واقعات تو ہمارے ساتھ ہوتے ہی رہتے ہیں، اب تم اگلے مشن کی تیاری کرو۔ میں نے رومال سے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، سر میں بالکل تیار ہوں، مجھے حکم دیا جائے کہ اگلا مشن کب روانہ ہوگا، میں سب سے پہلے پاکستان کا بارڈر کراس کروں گا۔ اس پر تقریب کاروں کا متعصب ہندو انسٹرکٹر کالی داس بولا، ابھی تم اوپر والے کمرے میں جا کر نہا دھو کر آرام کرو، رات کو تمہیں اگلے مشن کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ میں دل میں بہت خوش بھی ہوا اور مطمئن بھی ہو گیا کہ میری اداکاری کامیاب ثابت ہوئی ہے اور جس بات کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے۔ آج بھی جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اتنا اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈو اور چہرہ شناس ہونے کے باوجود ان لوگوں کے دل کا حال ان کے چہروں سے نہ پڑھ سکا۔ میں قلعے کی دوسری منزل پر ایک کمرے میں آ گیا، یہاں پانی کے نل کے نیچے نہانے کے لیے بالٹی ڈونگا پڑا تھا۔ میں نہا کر تازہ دم ہو گیا، اتنے میں انسپکٹر کالی داس اوپر میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے جیب سے سگریٹ نکال کر دیا، کہنے لگا، 2 سال پہلے بھی اسی طرح پاکستانی رینجرز کے ساتھ جھڑپ میں ہماری پارٹی کے 7 آدمی مارے گئے تھے۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی پوری کی پوری پارٹی بارڈر کراس کر جاتی ہے اور کبھی بارڈر کراس کرانے والے تجربہ کار گائیڈ کے ہوتے ہوئے بھی اچانک بارڈر فورس سے مڑ بھیڑ ہو جاتی ہے اور ہمارے آدمی کچھ مارے جاتے ہیں، کچھ بھاگ کر واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے کالی داس کو اپنی پارٹی کی پاکستانی رینجرز کے ساتھ جھڑپ کی جھوٹی کہانی بڑی تفصیل کے ساتھ سنائی۔ وہ بڑے غور سے سنتا رہا، پھر بولا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے بھیا، تم تو پہلی دفعہ بارڈر کراس کر رہے تھے، ہم تو اپنے اگروادی تقریب کار پاکستان بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ اس وقت میں نے دل میں باقاعدہ طے کر لیا کہ اب ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ لوگ پاکستان کے بڑے خطرناک دشمن ہیں، ایسے دشمن جو پاکستان کے شہروں میں اپنے تقریب کار بھیجنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کیا سکیم بنا رہا ہوں
और इन लोगों ने मेरे खिलाफ क्या स्कीम तैयार कर रखी है। कालिदास जानने लगा तो बोला, तुम नीचे रसोई में जाकर भोजन कर लो, उसके बाद तुम्हें अगली पार्टी के लीडर से मुलाकात कराऊंगा। मैं नीचे रसोई में आ गया, जहां एक हिंदू बावर्ची गरम गरम फुलके बना रहा था। एक पतीले में दाल थी। मैंने वहीं बैठकर खाना खाया, जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगा। फिर ऊपर उसी कमरे में आकर चारपाई पर लेट गया। इतने दिनों से सफर करता आया था, मेरी आंख लग गई। जब जागा तो कमरे की बत्ती जल रही थी और कालिदास इंस्पेक्टर मुझे आहिस्ता आहिस्ता हिलाकर जगा रहा था। मुरली प्रसाद, ओ मुरली प्रसाद, उठो। जी महाराज। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। कालिदास मुस्कुराया, कहने लगा, नीचे आओ, तुम्हें नई पार्टी के लीडर से मिलाऊं। मैं उठकर उसके साथ हो गया। मैंने सीढ़ियां उतरते हुए पूछा, यह पार्टी कब पाकिस्तान जा रही है सर? मैं बड़ा खुश था कि एक और तखरीबकार पार्टी को निस्तो नाबूद करने का मौका मिल रहा है। कुछ नहीं, तो इस पार्टी में 4-5 हिंदू तखरीबकार तो जरूर होंगे, कालिदास बोला। तुम्हारे समेत 4 आदमी होंगे, मगर इस बार तुम अमृतसर अटारी वाले बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होगे। ठीक है सर। वो मुझे तकरीबकारी की ट्रेनिंग सेंटर के चीफ लक्ष्मी दयाल के कमरे में ले आया। वो चाय पी रहा था। उसने मुझे चाय बनाकर दी और बड़े राजदाराना अंदाज में कहने लगा, तुम्हारे साथ 3 और आदमी होंगे। ये बड़े पुराने स्मगलर हैं और बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। इस बार ये पाकिस्तान में हमारे लिए बमों के धमाके करने जा रहे हैं। हम उन्हें भारी रकम अदा कर रहे हैं। वैसे भी चूंकि वो हमारी तरह हिंदू हैं, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबकारी पर बड़ी आसानी से तैयार हो गए हैं। इसके बावजूद हम उन्हें मुआवजा भी देंगे। तुम इस पार्टी के लीडर होगे। मैं दिल में बेहद खुश हुआ कि ये लोग मुझ पर किस कदर एतमाद कर रहे हैं। मेरी अदाकारी वाकई काम कर गई थी। मैंने कहा, सर आपका धन्यवाद। मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस बार पाकिस्तान जाकर वो तबाही मचाऊंगा कि वहाँ के लोग मुद्दतों याद करेंगे। लक्ष्मी दयाल ने कालिदास की तरफ मुस्कुरा कर देखा। कालिदास, हमें ऐसे जवान चाहिए जो शिवाजी मराठा का रोल अदा कर सकें। वो मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, 3 आदमी रात को यहाँ पहुँच जाएंगे। तुम्हारी पार्टी रात के ठीक 12 बजे यहाँ से एक खास ट्रक में अमृतसर की तरफ रवाना होगी। रेलगाड़ी में हम तुम्हें इसलिए नहीं भेज रहे कि हम इस मिशन को खुफिया रखना चाहते हैं। अमृतसर से तुम्हें एक गांव में ले जाया जाएगा, वहां तुम्हें ट्रक छोड़कर वापस आ जाएगा। आगे एक सिख स्मगलर तुम लोगों को एक खास जगह से बॉर्डर क्रॉस कराएगा और पाकिस्तान के अंदर एक खुफिया जगह पर ले जाएगा, जहां हमारा आदमी तुम्हें बताएगा कि तुम लोगों ने पाकिस्तान के किस किस शहर में बमों के धमाके करने हैं। कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हो। मैंने कहा, सर सब ठीक है, मैं तो अभी रवाना होने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मी दयाल उठकर मेरे पास आया, मेरे शाने को सहलाते हुए बोला, शाबाश, मैं तुम्हारे ऐसे अगरवादी और पाकिस्तान के दुश्मन चाहिए। अभी तुम जाकर आराम करो, जब वो आदमी आएंगे तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। मैं नमस्कार करके ऊपर कमरे में आ गया। यह सोचकर खुश हो रहा था कि मुझे एक बार फिर पाकिस्तान के दुश्मनों को मौत के घाट उतारने का मौका मिल रहा है। इस अफसोस उस बात का था कि मेरे पास धमाका खेज महलोल की शीशी नहीं थी। इस दफ़ा मुझे इन लोगों को दूसरी तरह से हलाक करना था। मेरे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। एक तजर्बाकार कमांडो के पास अपने दुश्मन को हलाक करने के वास्ते कई तरीके होते हैं। मैं सिगरेट पीता और सोचता रहा कि इस बार इन तकरीबकारों को किस तरह हलाक करूंगा। इतने में इंस्पेक्टर कालिदास भी आ गया। वो मुझसे हमारे नए मिशन और नई पार्टी के आदमियों के बारे में बातें करने लगा। उसने मुझे खास तौर पर कहा, मुरली प्रसाद, तुम्हारे साथ जो आदमी जा रहे हैं ये लोग पेशावर स्मगलर हैं। तुम्हें उन पर निगाह रखनी होगी। पाकिस्तान पहुंचकर उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना, अपनी निगरानी में उनसे बम लगवाना। मैंने बड़ी शान से कहा, सर आप फिक्र ही न करें, मैं उनकी पूरी निगरानी करूंगा और उन पर कड़ी निगाह रखूंगा। हर एक से उसकी ड्यूटी पूरी लूंगा। शाबाश। कालिदास ने वहीं चाय मंगवा ली। हम चाय पीते और बातें करते रहे। कालिदास कहने लगा, तुम इस बार पहला बम का धमाका लाहौर के रेलवे स्टेशन पर करोगे। हमने गवाल मंडी में बम धमाके का प्रोग्राम तब्दील कर दिया है। वहां तुम 2 दिन बाद धमाका करोगे। मैंने बड़े मसनूई जोश के साथ कहा, सर
मैं तो सबसे पहले गवाल मंडी में धमाका करना चाहता था, क्योंकि वहीं मेरे माता पिता जलकर मर गए थे। कालिदास ने मेरी बात टोकर कहा, मर गए थे न कहो, स्वर्गवास हो गए थे कहा करो। फौरन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। असल में मैं मुसलमान था, अगरचे मैंने हिंदुओं का रूप धार रखा था, मगर मैं बोलते वक्त उन लोगों के खास मौके पर बोले जाने वाले खास अल्फाज भूल जाता था। मैंने जल्दी से कहा, स्वर्गवास हो गए थे। इस तरह अपने नए मिशन पर गुफ्तगू करते रात के 11:30 बज गए। नीचे से एक आदमी ने आकर इतला दी कि बाहर से 3 मेहमान आ गए हैं। कालिदास बोला, जल्दी से नीचे आ जाओ। कोई खास चीज साथ ले जानी है तो वो भी ले लो, तुम्हें यहीं से अमृतसर अटारी बॉर्डर की तरफ रवाना होना है। नीचे लक्ष्मी दयाल के कमरे में 3 देहाती किस्म के आदमी बैठे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया। लक्ष्मी दयाल ने उनका तारुफ करवाते हुए कहा, मुरली प्रसाद, ये तुम्हारा पार्टी के आदमी हैं। फिर उसने इन सब के बारी बारी नाम बताए। सब ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लक्ष्मी दयाल उन्हें समझाने लगा, मुरली प्रसाद तुम्हारा पार्टी लीडर होगा, तुम्हें इसकी हर बात, इसका हर हुक्म मानना होगा, जैसे ये कहेगा तुम वैसे ही करोगे। तीनों आदमियों ने सर हिलाते हुए बारी बारी कहा, साहब हम ऐसा ही करेंगे जैसा ये लीडर हमें बताएगा। तीनों आदमी पक्की उम्र के थे और चेहरे मोरे से बड़े तजर्बाकार और चालाक लग रहे थे। हमने वहीं बैठकर चाय पी। बाहर किसी ट्रक के किले के अहाते में दाखिल होने और फिर रुकने की आवाज आई। कालिदास ने कहा, ट्रक आ गया है, भगवान का नाम लेकर चल पड़ो। हम बाहर निकल आए। लक्ष्मी दयाल ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर राजदारी से कहा, मुरली, अमृतसर के करीब गांव में जहां ये ट्रक तुम लोगों को छोड़ देगा, वहां तुम्हें हमारा खास आदमी मिलेगा। उसका नाम हरभजन सिंह है। वहां से तुम्हारा पार्टी लीडर हरभजन सिंह होगा। वही तुम्हें बॉर्डर क्रॉस कराएगा। जरा होशियार रहना, मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने कहा, सर मेरी तरफ से निश्चिंत रहें, ये मिशन भगवान की कृपा से हमारा सबसे कामयाब मिशन होगा। लक्ष्मी दयाल ने मेरे कंधे पर हाथ फेरा और कहा, शाबाश, जाओ और ठहरो। उसने बटुए में से मुझे 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया। ये अपने पास रखो, वैसे हरभजन सिंह के पास काफी रकम होगी, तुम्हें जितनी रकम जरूरत हो उसे ले लेना। उसे मैंने खास तौर पर कलवा भेजा है कि वो तुम्हारा खास ख्याल रखे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5 तखरीबकारों को हलाक करने के बाद मेरे साथ ऐसा सलूक रवा रखा जाएगा। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मेरी मन गढ़ंत कहानी का एतबार भी करेंगे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ मुझ पर एतबार कर दिया था, बल्कि मुझे पहले से ज्यादा अपने एतमाद में ले लिया था। बस मैं यहाँ से मार खा गया। कैसे मार खा गया आपको आगे चलकर बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ट्रक आम साइज के ट्रकों जैसा था, सिर्फ उसकी बॉडी ऊपर से बंद थी। दोनों साइडों पर खिड़कियां बनी हुई थीं। अंदर आमने सामने सिर्फ 2 बेंचों की तरह की सीटें थीं। सीटों पर तकिए पड़ेगा, ये हमारे आराम करने के वास्ते थे। हम सवार हो गए तो ट्रक चल पड़ा। तीनों आदमी आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ खुल गए और हम आपस में बेतकल्लुफ भी हो गए। उनकी तरफ से ज्यादा बेतकल्लुफी का इजहार हुआ था। ये तीनों हिंदू थे। उनके बयान के मुताबिक बॉर्डर पर स्मगलिंग उनका पेशा था, मगर लक्ष्मी दयाल ने उन्हें भारी रकम देने का वादा किया है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान के शहरों में बम लगाने जा रहे हैं। एक आदमी जिसका नाम सिखबीर था कहने लगा, महाराज, हमने आधी रकम दिल्ली में ही उनसे वसूल कर ली है, क्या मालूम ये बाद में मुकर जाएं। मैंने लक्ष्मी दयाल की तरफदारी करते हुए कहा, नहीं भाई, सिखबीर, यहाँ इस किस्म की बात नहीं होती। जितनी रकम बाकी है वो जब तुम पाकिस्तान में अपना काम पूरा कर लोगे तो तुम्हें उसी वक्त अदा कर दी जाएगी। दिल्ली से अमृतसर तक सफर बड़ा लंबा था। ट्रक जब जमुना का पुल पार करने के बाद शहर के मज़ाफ़ात से गुजरता हुआ जीटी रोड पर आया तो मैंने कहा, दोस्तों, मुझे तो नींद आ रही है, मेरा ख्याल है तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो।
मैं सीट पर सिरहाने पर सर रखकर लेट गया। एक आदमी सामने वाली बेंच पर लेट गया, बाकी दोनों बेंच के कोनों पर आमने सामने बैठे सिगरेट पीते और बातें करते रहे। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर उसका क्लीनर लड़का बैठा था। ट्रक का पिछला हिस्सा आधा बंद था, ऊपर से खूब हवा अंदर आ रही थी। मुझे बड़ी जल्दी नींद आ गई। रात के 4 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। मुझे सिख पीर ने बताया कि रात के 4 बज गए हैं। हम लोग रात के पिछले पैर को भी रात ही कहते हैं, ता वक्त देखे सुबह ना हो जाए। मैंने सिख बीर से पूछा, सिख बीर हम कहाँ तक आ गए हैं? वो बोला, बस जी मेरठ गुजर गया है, आगे मुजफ्फरनगर आएगा, फिर सहारनपुर और आगे अम्बाला। ट्रक मुजफ्फरनगर रुक गया। यहाँ उतरकर हमने लारी अड्डे की कैंटीन पर चाय पी, थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद ट्रक जीटी रोड पर सहारनपुर की जानिब रवाना हो गया। मुजफ्फरनगर में ही दिन निकल आया था, मगर नाश्ता हमने मुजफ्फरनगर से आगे एक छोटे से शहर देवबंद में किया। यहाँ से ट्रक रवाना हुआ तो दोपहर से थोड़ा पहले हम सहारनपुर में थे। सहारनपुर थोड़ी देर के लिए रुके, उसके बाद अम्बाला आ गया। मुझे पंजाब की डीआईजी पुलिस की तवाइफ बीवी हरपाल कोरिया याद आ गई। अम्बाले से हम लुधियाने और फिर जालंधर पहुंच गए। यहाँ से अमृतसर 40 मील के करीब ही था। उस वक्त तक शाम हो चुकी थी। अमृतसर के सीढ़ियों वाले पुल के ट्रकों के अड्डे पर ट्रक खड़ा हो गया, जहाँ हमने खाना खाया। ट्रक का ड्राइवर हमारी खातिरदारी में लगा हुआ था। हमें अमृतसर के सरहदी गांव अटारी पहुंचाने की उसकी ड्यूटी थी। वो हर स्टेशन पर जहां ट्रक रुकता था हमें आकर पूछ लेता था कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। हमारे नाश्ते, चाय, सिगरेट और खाने वगैरह का बिल भी वही अदा करता था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हम कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं। खाना वगैरह खाने के बाद हम ट्रक में सवार हो गए। ड्राइवर ने हमें बता दिया कि अब हम अटारी बॉर्डर वाले गाँव में ही जाकर रुकेंगे। ट्रक की खिड़कियां बंद कर दो, यहाँ पाकिस्तानी जासूस भी होते हैं। ड्राइवर की हदायत पर हमने ट्रक की खिड़कियां बंद कर दी। ट्रक में अंधेरा हो गया। पीछे जो ट्रक का आधा हिस्सा खुला था, ड्राइवर ने उस पर भी तरपाल डाल दी। मैंने कहा, यार अंदर तो अंधेरा हो गया है। सिख बीर बोला, कोई बात नहीं भैया जी, अटारी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, फिर सारी खिड़कियां खोल देंगे। ये सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा था, जिसके बारे में इन सब को मालूम था। ट्रक एक तरफ घूमकर आगे को चल पड़ा। मुझे लगा कि ट्रक एक चढ़ाई चढ़ रहा है। ये अमृतसर के रेलवे पुल की चढ़ाई थी। यहाँ से ट्रक सीधा चलने लगा। हम अंधेरे में बैठे थे। ट्रक कोई 10-1 मिनट तक चलता रहा। उसने एक मोड़ काटा, थोड़ी देर के लिए रुका, फिर चल पड़ा, मगर उसकी रफ्तार बड़ी आहिस्ता थी। फिर एक तरफ को घूमकर रुक गया। ड्राइवर ने आकर पीछे दरवाजे पर पड़ी हुई तरपाल उतार दी और लोहे का कुंडा उतारकर दरवाजे का आधा हिस्सा भी नीचे गिरा दिया। ट्रक में बाहर की रोशनी आ गई। ये रोशनी सामने लगे एक खंबे पर जलते बल्ब की थी। खंबे की रोशनी में मुझे 3 वर्दीपोश सिपाही, जिन्होंने राइफलें उठा रखी थीं, ट्रक की तरफ तेज तेज चलते नजर आए। मेरे दिल ने फौरन कहा, दोस्त फंस गए हो। मेरी पार्टी के तीनों आदमी छलांगे लगाकर ट्रक से उतर गए। मैं अभी तक अजीब उलझन में बेंच पर ही बैठा था कि एक सिख वर्दीपोश सिपाही ने ट्रक के पास आकर कहा, नीचे आओ तुम भी। मेरी पार्टी के आदमी हंस हंस कर सिपाहियों से बातें करने लगे। एक ने उनमें से किसी हवलदार को मुखातिब करके कहा, बच्चन सिंह संभालो अपने आदमी को। 3 सिपाही, जिनमें हवलदार बच्चन सिंह भी था, ट्रक में आ गए। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़कर खींचकर नीचे उतार दिया। 2 सिपाही राइफलें लेकर मेरे दाएं बाएं हो गए। मैंने कहा, तुम कौन हो, मुझे कहां ले जा रहे हो? हवलदार बच्चन सिंह ने मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा और गाली देकर कहा, तुम्हें पाकिस्तान ले जा रहे हैं। मुझे मेरी गफलत और बेसमझी की सजा मिल रही थी। इन लोगों ने बड़ी मकारी और अक्लमंदी से मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। तकरीबकारी ट्रेनिंग सेंटर का लक्ष्मी दयाल और कालीदास मुझसे ज्यादा चालाक और होशियार साबित हुए थे। मैंने उनके सामने जो कहानी गढ़कर बयान की थी, उससे वो समझ गए थे कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ और पार्टी के आदमियों को मैंने ही हलाक किया है, और ये कि मैं पाकिस्तान का जासूस हूँ। खुद मुझे अपनी हिरासत में लेकर पूछ-कुछ करने की बजाय उन्होंने बाकायदा स्कीम बनाकर मुझे अमृतसर जेल के हवाले कर दिया था। यहाँ से मेरा भागना इतना आसान नहीं था। जो हकाइक मुझे बाद में मालूम हुए, उनकी थोड़ी सी झलक मैं आपको बयान करता चलूं।
इंडिया के मशरकी पंजाब में 7 जेल खाने अपनी बर्बरियत और पाकिस्तानी शहरियों के साथ गैर इंसानी दरिंदों जैसा सलूक करने में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। उनमें नाबका, फिरोजपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और लुधियाना के जेल खाने हैं। इन जेल खानों में बड़ा जालिम अमला रखा जाता है। इन जेलों में जराइम पेशा कातिल और डाकुओं के साथ इन पाकिस्तानियों को भी कैद में रखा जाता है, जिन्हें भारत में वीज़े की मुदत गुजर जाने के बाद पकड़ लिया जाता है। या बॉर्डर पर कोई देहाती भूलकर इंडिया के बॉर्डर वाले किसी खेत में दाखिल हो जाता है तो उसे भी पकड़कर उनमें से किसी जेल में डाल दिया जाता है। इन सब पर यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान के जासूस हैं। आज भी इन जेलों में ऐसे कितने ही बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी तशद्दुद और कैदोबंद की उबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और उनका कोई पुरसान हाल या वाली वारिस नहीं। ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जिन्हें उनके कुंबों के साथ पकड़ लिया गया। इन जेलों में मासूम पाकिस्तानी बच्चे भी अपनी माओं के साथ कैद हैं। उनको रोज़ मारा पीटा जाता है और उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है, बताओ भारत में और कितने पाकिस्तानी जासूस हैं। इन बेगुनाह पाकिस्तानियों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, चुनांचे उन पर हौलनाक तशद्दुद किया जाता है और उनमें से कोई पाकिस्तानी तशद्दुद से हलाक हो जाता है तो उसे वहीं गड़ा खोद कर दबा दिया जाता है। ये हक़ाइक़ ख़ास तौर पर पाकिस्तान के उन नौजवानों को बता रहा हूँ जो इंडिया की वीडियो फिल्में घर ले जाकर बड़े शौक से देखते हैं। उनके चतरहार के नीम और यान फाश फिल्मी गाने सुनते हैं और ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस को ख़त लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम और आपकी फिल्में बड़ी पसंद हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं पाकिस्तान के इन बेगैरत नौजवानों को इन जेलों में ले जाकर दिखाऊं कि देखो, जिस भारत की फिल्में देखे बगैर तुम्हें नींद नहीं आती, उस भारत के लोग तुम्हारे भाई बहनों के साथ दरिंदगी का सलूक कर रहे हैं और किस तरह पाकिस्तान को दिन रात बुरा भला कहते रहते हैं। हवालदार बचन सिंह तो जब भी मेरी कोठरी के करीब से गुजरता तो मुझे गाली जरूर देता। बुलाओ अपने पाकिस्तान को, कहाँ है तुम्हारा पाकिस्तान। मुझे उसी वक्त मालूम हो गया था कि ये अमृतसर की जेल है। इस जेल में पाकिस्तानियों होने वाले जुल्म सतम की कहानियां मैं दिल्ली, बम्बई में भी बहुत सुन चुका था। अब मैं खुद वहां जुल्म सतम सहने के लिए लाया गया था। 2 आदमी मुझे घसीट कर एक कोठरी में ले आए और उसका सलाखों वाला दरवाज़ा बंद करके बैठ ताला लगा दिया। जैसा कि बाद में मुझे मालूम हुआ, अमृतसर की जेल की 2 लंबी बैरकें थीं। इन बैरकों में छोटी छोटी कितनी ही कोठरियाँ थीं। ये कैदियों की कोठरियाँ थीं जिन्हें जेल की इस्तिलाह में चक्कियाँ कहा जाता था। ये कोठरियाँ कोई 10 फुट लंबी, 11-12 फुट चौड़ी थीं। इनमें 3-3, 4-4 कैदियों को जानवरों की तरह दबा दिया जाता। मैं चूँकि नया नया आया था और मुझसे पूछ-पूछ का सिलसिला शुरू होने वाला था, इसलिए मुझे जनूबी बैरक की कोठरी में अकेला रखा गया था। मुझे कोठरी में पड़े बमुश्किल 5 दिन गुजरे होंगे कि मेरे पाँव में लोहे की बेड़ियाँ डाल दी गईं और उसी तरह लेकर जेल के सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में ले जाया गया, जिसके कमरे के बाहर SS लिखा हुआ था। अंदर जाकर देखा कि वो एक सिख था जिसकी आंखें लोमड़ी की आंखों से मुशाबित रखती थीं। उसने सिपाहियों को एक तरफ खड़े होने का इशारा किया और 10-15 सेकंड तक घूरने के बाद कहने लगा, यहाँ भारत में और कौन कौन से पाकिस्तानी जासूस हैं। मैंने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। इस सुपरिटेंडेंट का पूरा नाम सिखवंदर सिंह दगल था। मैं उसे दगल सिंह ही कहूँगा। उसने एक ऐसी बात कह दी जिससे मेरे अंदर हौसला पैदा हो गया। कहने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हिंदू होकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हो। इसका मतलब था कि ये लोग मुझे हिंदू ही समझ रहे थे। मैंने बड़े एतमाद के साथ कहा, सरदार जी, इन लोगों को मेरे बारे में गलत रिपोर्ट मिली है। मैं देशभगत हूँ, इसीलिए पाकिस्तान के शहरों में बम लगाने जा रहा था। दगल सिंह इस दौरान टिकटिकी बांधे मुझे देखता रहा। कहने लगा, मगर तुमने तो अपनी पार्टी के सारे आदमियों को मार डाला था। हिंदू होकर तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा, सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर फोर्स से मुकाबला हो गया और मेरे साथी उनकी फायरिंग से हलाक हो गए। लगता था कि मेरी बातों का दगल सिंह पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने एक फाइल खोलकर सामने रख ली, मुझसे पूछा, तुम ब्राह्मण हिंदू हो। हाँ जी, ब्राह्मण हिंदू हूँ। मेरा नाम मुरली प्रसाद है। दगल सिंह ने एक सिपाही को कहा, इसकी पतलून उतारो। सिपाही ने फौरन ऑर्डर पर अमल करते हुए मेरी पतलून उतार दी। मेरे मुसलमान होने का हतमी सबूत नहीं मिल गया था। दगल सिंह ने मुझे और पाकिस्तान को गाली देकर कहा, मेरा नाम दगल है, सिखवंदर सिंह दगल।
मैं तो पाकिस्तानी जासूस को उसकी चाल से पहचान लेता हूँ। ले जाओ ओए इसे, सुबह इसकी खबर लूंगा। देखता हूँ कैसे ये अपने साथी जासूसों के नाम नहीं बताता। मेरे पाँव में बेड़ियां पड़ी थीं, मेरा खेल खत्म हो गया था। अब शक शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। सिपाही मुझे खींचते हुए बाहर ले गए। बाहर ले जाकर उन्होंने मेरी मार कुटाई शुरू कर दी। वो मुझे लातें और कौंसे मार रहे थे और पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे। वो मुझे घसीटते हुए वहां से ले गए, कोठरी में बंद कर दिया। मैं सख्त जान कमांडो था, मगर इन लोगों ने मुझे कुछ इस तरह से मारा पीटा था कि मेरा सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। थोड़ी देर गुजरी होगी, हवलदार बच्चन सिंह एक आदमी के साथ अंदर आ गया। उन्होंने आते ही मुझ पर थप्पड़ों और घौंसों की बारिश बरसा दी। मैं जवाब में उनकी गर्दनें तोड़ सकता था, लेकिन अगर ऐसा करता तो मुझे वही शूट कर दिया जाता। फिर उन्हें हलाक करने का जवाब मिल जाता। मैं उनकी पिटाई सहता रहा और यही कहता रहा कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मैं बॉर्डर के गांव आया हुआ था, गलती से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गया और सोचा कि दिल्ली की भी सैर करता जाऊं। और राष्ट्रीय सेविक संघ में तेरा बाप गया था, वहां क्या लेने गए थे? हवलदार बच्चन सिंह ने यह कहकर एक बार फिर मेरी पिटाई शुरू कर दी। वो इस बेदर्दी से मुझे पीट रहा था जैसे मैं उसका अजली दुश्मन हूँ। उसमें कोई शक भी नहीं था। भारत का हिंदू और हर सिख पाकिस्तान के मुसलमान को अपना अजली दुश्मन समझता है। जब वो मुझे मार मार कर थक गया तो दूसरे आदमी ने मेरी कुटाई शुरू कर दी। उस वक्त मैं अभी कमांडो ट्रेनिंग से काम लेते हुए अपने जिस्म को सख्त बना लिया और अपने ऊपर बेहोशी तारी कर ली। मेरा जिस्म बेहिस हो गया था, मगर मैं पूरी तरह से होश में था और इन लोगों को नीम वहाँ आंखों से देख रहा था। मुझे फर्श पर बेहिस पड़त देखकर वो लोग रुक गए। जो आदमी मुझे पीट रहा था उसने कहा, हवलदार ये तो मर गया है। नहीं ओए, इसे अभी नहीं मारना, इसे दूसरे पाकिस्तानी जासूसों का पूछकर मारना है। उन्होंने मेरी नब्ज देखी और फिर मुझे वहीं छोड़कर चले गए। सारी रात मैं औंधे मुंह जगह जगह से दर्द करते जिस्म की अजियत बर्दाश्त करते गुजार दी। सुबह हुई तो मुझे कोठरी से निकालकर एक दूसरी कोठरी में पहुंचा दिया गया। इस कोठरी में छत के साथ 2 जंजीरें लटक रही थीं। दीवार के साथ 2-3 सटूल पड़े थे। एक तरफ लोहे का शिकंजा दीवार के साथ लटक रहा था। मुझे फर्श पर फेंक दिया गया। एक आदमी छत की जंजीर को इधर उधर करने लगा। इतने में दगल सिंह 2 आदमियों के साथ अंदर आकर सटूल पर बैठ गया। उसने मुझसे पूछगछ शुरू कर दी। अगर तुम मुझे अपने साथी जासूसों के नाम पत्ते बता दो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें ना सिर्फ छोड़ दूंगा बल्कि तुम्हें बॉर्डर क्रॉस कराकर पाकिस्तान भी भिजवा दूंगा। बोलो क्या कहते हो? तुम्हारे साथी कौन कौन हैं और भारत के किस किस शहर में हैं? मैंने दर्द की टीसें बर्दाश्त करते हुए कहा, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। दगल सिंह ने इशारा किया। 2 आदमी आगे बढ़े। एक ने मेरे पांव जंजीर के साथ बांधे, दूसरे आदमी ने दूसरी जंजीर को खींचना शुरू कर दिया। ऊपर चरखी लगी थी, मैं उल्टा होकर लटक गया। मेरा सर फर्श से कोई 5 फुट ऊंचा था। बाहर से मिट्टी का एक बड़ा प्याला लाकर मेरे सर के नीचे रख दिया गया। उसमें से धुआं उठ रहा था। ये धुआं मेरी नाक और मुंह में घुसने लगा। ये हरमल का धुआं था। मैंने सांस रोक लिया, लेकिन कब तक सांस रोक सकता था? सांस लिया तो सारा धुआं मेरे फेफड़ों में दाखिल हो गया। मुझे बेख्तियार खांसी आ गई। मेरी जंजीर को एक आदमी ने बांस से पकड़ रखा था। दगल सिंह की आवाज आई, अब भी बता दो तुम्हारे दूसरे साथी कहां कहां पर हैं, उनकी निशानदेही करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूं। उसके साथ ही धुआं एक बार फिर मेरे मुंह और नाक के रास्ते फेफड़ों में भर गया और मैं बुरी तरह खांसने लगा। मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर मर्द मोमन कमांडो कमाल शाह होशंगाबाद के जंगल में बड़ी ज़बरदस्त और हर किस्म की अजियत बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग दी थी, मगर मुझे धोनी नहीं दी थी। मुझे जो धोनी दी जा रही थी उसने मुझे बेहोश कर दिया। अगरचे मैं सख्त जान था, मगर आखिर इंसान था। जब तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई और मेरा सांस रुकने लगा तो मैं वाकई बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं सटूल पर बैठा था। 2 आदमियों ने मुझे बाजुओं से पकड़ रखा था। मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे और मेरा सर लोहे के शिकंजे में जकड़ा हुआ। दगल सिंह मेरे सामने सटूल पर बैठा था। मुझे होश में आता देखकर उसने कहा, बताओ तुम्हारे साथी जासूस कहां कहां पर हैं? मैंने कहा, मैं जासूस नहीं हूं। यकीन करें, धोनी ने मेरे जिस्म की जैसे सारी ताकत छीन ली थी।
मेरे शिकंजे में कसा जाने लगा। जब मुझे अपनी खोपड़ी चटकती हुई महसूस होने लगी तो मैंने कहा कि क्यों ना इन लोगों को झूठ मूठ 2-4 मुसलमानों के नाम बता दूं और पत्ते भी गलत मलत बता दूं। आप ही ढूंढते फिरेंगे, कम अज कम मेरी जान तो इस अजाब से बच जाएगी। मैंने हाथ उठाकर कहा, बताता हूं। उस वक्त शिकंजा ढीला हो गया। दगल सिंह ने इशारा किया, मेरे सर से शिकंजा उतार लिया गया। मुझे पानी पिलाया गया। दगल सिंह खुश होकर कहने लगा, पहले बता देते तो क्या हर्ज था। बताओ, क्या नाम है तुम्हारे साथी जासूसों के और वो कहां कहां पर हैं? पानी पीने के बाद मेरी हालत कुछ संभल गई। मैंने कहा, मेरा सिर्फ एक ही साथी जासूस है, उसका नाम खुदा बख्श है। वो नागपुर के मोहल्ला चांदीवाला के मकान नंबर 15 में रहता है। नागपुर शहर का नाम मैंने इसलिए लिया था कि वो वहां से बहुत दूर था। इस तरह मैं भी उन्हें 2-4 दिन लग जाते। दगल सिंह ने फाइल पर यह नाम और पता लिख लिया। फिर मुझसे मुखातिब होकर पूछा, दिल्ली में तुम जिस आदमी गुल खान के पास रहते थे, तुमने उसका नाम नहीं लिया? वो भी तो तुम्हारा साथी है। मैं संभल गया। गुल खान पर शक पड़ना कुदरती बात थी। जाहिर है गुल खान ने ही मुझे कांग्रेसी मुसलमान रहीम बख्श के जरिए तकरीब का ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर लक्ष्मी दयाल से मिलाया था और उसी की सिफारिश पर मुझे हिंदू समझकर भर्ती किया गया था। इस एतबार से गुल खान का पकड़ा जाना यकीनी बात थी। कांग्रेसी मुसलमान रहीम बख्श ने तो ये कहकर अपनी जान छुड़ा ली होगी कि गुल खान उसे लेकर मेरे पास आया था। मेरा इस जासूस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सोचने लगा, न जाने हमारे मास्टर सिपाही गुल खान पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो ज़रूर रोपोश हो गया होगा। एक और बात भी मुझे मुसलसल परेशान किए हुए थी। इन लोगों को अभी मेरे साहब रिकॉर्ड का इल्म नहीं हुआ था। उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं हो सका था कि मैं वही कमांडो हूं जिसने भोपाल लाइन पर असला से भरी हुई फौजी गाड़ी और दवारका फोर्ट का फौजी गोला बारूद का जखीरा उड़ाया था और राजस्थान के एटमी सेंटर में भी मैंने ही धमाका किया था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि लक्ष्मी दयाल ने मुझे दिल्ली पुलिस के हवाले करने की बजाय रातों रात अमृतसर जेल की तरफ रवाना कर दिया था। उसकी वजह मुझे बाद में मालूम हुई और वो ये थी कि दगल सिंह लक्ष्मी दयाल का दोस्त था और वो चाहता था कि अमृतसर जेल में मुझे टॉर्चर करके मुझसे दूसरे पाकिस्तानी जासूसों के बारे में मालूमात हासिल की जाएं। अगर वो मुझे दिल्ली पुलिस के हवाले कर देता तो ऐन मुमकिन था कि मेरा साबका गुजरात का रिकॉर्ड भी पहुंच जाता और फिर मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया जाता और इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस के हाथों मेरा जिंदा बचना मुश्किल था। मैंने गुल खान के बारे में दगल सिंह सुपरिटेंडेंट अमृतसर जेल के सवाल के जवाब देते हुए कहा, वो मेरा साथी नहीं है। मैं उसके आगे अपने आप को हिंदू जहर करके उसके यहाँ सिर्फ 2-4 दिन के लिए ठहरा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसके कांग्रेसी मुसलमान के साथ ताल्लुकात हैं और उसकी सिफारिश से मैं राष्ट्रीय सेवक संघ में भर्ती हो सकता हूँ। दगल सिंह ने कहा, इस मामले की तफ्तीश बाद में होगी। पहले तुमने मुझे जो नाम बताया है उनकी तस्दीक हो जाए। याद रखो, अगर तुमने गलत नाम बताया है तो तुम्हें इसी कोठरी में फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैं सर झुकाकर खामोश रहा। मुझे मेरी पहली बारी कोठरी में डाल दिया गया। हर राज का एक अंजाम होता है, मगर हर अंजाम एक नए राज की शुरुआत भी बन जाता है। अगर आज की किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी घर 2021 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है। याद रखिए, हर राज की एक कहानी होती है और हर कहानी सिर्फ कहानी घर 2021 पर जिंदा होती है। इंशाल्लाह अगली सनसनीखेज किस्त में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।